Good morning, student. I am Kavita Tiwari, your Hindi teacher. I hope that you and your families are well and are cooperating with the school and teachers. Welcome in 7th class. बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य पहले के मनुष्य थे, वो क्या करते थे, चित्रों और संकेतों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे मनुष्य ने अपने विचारों और संदेशों को सरल बनाने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, शब्दों का प्रयोग। पहले के लोग थे, वो क्या करते थे, चित्र बनाकर अपनी बात को समझाते थे और संकेतों के द्वारा अपनी बात समझाते थे। लेकिन जब उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो वो क्या करने लगे, शब्दों का प्रयोग करना आरंभ कर दिए। समय के साथ मनुष्यों ने शब्दों को समुचित तथा उचित रूप प्रदान करके भाषा को विकसित किया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ने लगा वैसे ही मानव ने क्या किया, शब्दों को समुचित रूप प्रदान करके भाषा को विकसित कर दिया। अब जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों अथवा संदेशों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है अथवा उन्हें प्राप्त करता है, वह माध्यम भाषा कहलाती है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अपने अंदर के विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के रूप। मनुष्य विचारों एवं भावों का आदान प्रदान 3 प्रकार से करता है, कहकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा। तो भाषा के कितने रूप हो गए, 3 रूप हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। जिस भाषा को हम मुख द्वारा अथवा उच्चारण द्वारा व्यक्त करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं मुख के द्वारा बोल करके आपको अपनी बात समझा रही हूँ और आप मेरी बात समझ रहे हो, इसे कौन सी भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा। टेलीविजन पर जैसे टीवी पर समाचार देखते हो आप, तो वो भी क्या होता है, मौखिक भाषा होती है। वो मुंह से बोल करके अपनी बात समझाता है और आप उसको सुन करके समझते हो। अब दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है लिखित भाषा। जिस भाषा को हम कागज या पट्टी पर लिखकर व्यक्त करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, श्यामपट्ट पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। जिस भाषा को हम लिख करके, मतलब जो हमारे अंदर विचार आए, हमारे अंदर जो भी कुछ विचार आए उनको हम क्या करते हैं, लिख करके अभिव्यक्त करते हैं या दूसरों के सामने पहुंचाते हैं, उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। और इसकी मूल इकाई क्या होती है, वर्ण। मतलब वर्णों को जोड़ जोड़ करके हम अपनी बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। जिन भावों को हम संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। गूंगा व्यक्ति अपने मन के भाव को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। मतलब जैसे दूर कोई खड़ा व्यक्ति, या आप ये सोच लीजिए कि जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है, कहीं आप जाते हो घूमने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक की लाइट नहीं होती और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, तो वो क्या करती है, साइन दे करके, मतलब वो संकेतों के माध्यम से आपको रुकने के लिए, जाने के लिए, इंतजार करने के लिए समझाती है। गूंगा व्यक्ति भी अपनी बात आपको बोल करके नहीं बता सकता, वो संकेतों के माध्यम से अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषा के अंग। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इस तरह भाषा के कितने अंग होते हैं, 3। वाक्य, शब्द, मूल ध्वनि, मतलब होती है वर्ण। वर्ण जो होते हैं हमारे छोटे छोटे वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है और कई शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं और वाक्य से हमारा क्या बनता है, भाषा बनती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिपि। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हर देश अथवा प्रांत की अपनी भाषा होती है। हर भाषा का लिखित रूप भी भिन्न होता है। मुख से उच्चारित ध्वनियों की प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने की व्यवस्था लिपि कहलाती है। मतलब हम इसको सरल जो है लैंग्वेज में कह सकते हैं, सरल भाषा में कह सकते हैं कि लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन में, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है।
अब हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? जो भाषा सबसे अधिक प्रचलित होती है, मतलब जिसको लोग आसानी से, ज़्यादा जगहों पे आसानी से लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित की जाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, क्योंकि भारत के ज़्यादा राज्यों में हिंदी आसानी से बोली जाती है और समझी जा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्याकरण। व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा भाषा के नियमों का विश्लेषण होता है तथा मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान की जाती है। हम और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। अब व्याकरण के कुछ भाग हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। तो सबसे पहले हम पहले भाग के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। मतलब ये होता है वर्ण विचार में कि वर्णों का आकार कैसा है, उनका उच्चारण कैसा है और उनके मेल से कौन से शब्द का निर्माण हो रहा है, इनका हम कहाँ पे अध्ययन करते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है शब्द विचार। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। चाहे कोई भी भाषा हो, उसका जो शब्द भंडार होता है वो कई चीजों से मिलकर के बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती है। भाषा अपने हिसाब से, जो भी उसको सुटेबल लगता है उस हिसाब से वो शब्दों का निर्माण करती है। शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जा सकता है। मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना वो, उसका डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ, किस किस चीजों से निर्माण किया गया, उसका आगमन कहाँ से हुआ है, इन सब का हम अध्ययन कहाँ करते हैं? शब्द विचार के अंतर्गत। तीसरा हमारा आ जाता है वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित विधि होती है। वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और शब्दों के, पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। मतलब वाक्य का भेद क्या है, वाक्य का गठन किस लिए किया गया है और दो पदों के बीच में क्या संबंध स्थापित हो रहा है, इनका हम कहाँ पे अध्ययन करते हैं? वाक्य विचार के अंतर्गत। हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है रूप विचार। प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो प्रायः, बहुधा मतलब प्रायः, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन रूप विचार के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक शब्द स्वतंत्र, उसकी स्वतंत्र सत्ता होती है और वह शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है और उनके वाक्यों में जिस हिसाब से उन शब्दों का प्रयोग होता है उस हिसाब से उनके रूप में परिवर्तन भी हो जाता है और उनकी रचना और भेद का कार्य करने का अध्ययन भी चेंज हो जाता है। इसी अध्ययन को हम कहाँ पे पढ़ते हैं? रूप विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। थैंक्स। स्टे इन, स्टे सेफ, स्टे कंफर्टेबल।